चलिए, तो हम जो बात करने जा रहे हैं संवैधानिक संस्थाओं के रूप में ही हम इसको पढ़ेंगे। और संवैधानिक संस्थाओं के रूप में जैसे एससी हो गया, ठीक है ना, तो इस संबंध में, या एसटी हो गया, ओबीसी हो गया, ठीक, इस संबंध में जो आयोग गठित किए जाते हैं, ठीक है, वो कौन कौन से संवैधानिक है। न्यूज़ ये है, लेटेस्ट न्यूज़ ये है कि इसके अध्यक्ष नए बने हैं, नए अध्यक्ष बने हैं इसके मार्च 2024 के अंदर, ठीक। और ये जो ओबीसी है, ठीक है ना, ओबीसी का एक आयोग होता है, आप कह सकते हो राष्ट्रीय ओबीसी आयोग, ठीक है। इसको क्या है, 2017 में संशोधन किया गया था, जो कि 2018 में लागू हुआ था, और इसको संवैधानिक दर्जा दिया था। ये बहुत बड़ी बात थी। तो वर्तमान में चाहे वो एससी आयोग है, चाहे वो एसटी आयोग है, चाहे वो ओबीसी आयोग है, इन सबको क्या है, संवैधानिक दर्जा प्राप्त है ये, ठीक है, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस प्राप्त है। इसको लेके चलते हैं अपने, ध्यान से तसल्ली से पढ़ना इसको, ठीक है ना, बहुत सारे परिवर्तन हुए हैं इसके अंदर। तो इसको अपने नाम देते हैं, लिखिए, कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान। कुछ वर्गों के संबंध में विशेष प्रावधान, स्पेशल प्रोविजन रिलेटेड द सर्टेन क्लासेस। सर्टेन क्लासेस, चले आइए। अब हमें ये बात करना है कि कॉन्स्टिट्यूशन में इसके संबंध में क्या है, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन क्या है, संवैधानिक प्रावधान क्या है। अब इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन की बात करोगे तो इसका जो प्रावधान है, भाग की बात करोगे तो भाग इसके अंदर आता है 16, भाग 16 के अंदर इसका उल्लेख है, ठीक है। और आर्टिकल की यदि बात करोगे, अनुच्छेद जो है ये 330 से 342 तक इसका उल्लेख है, ठीक है ना। थोड़ा सा कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन आपको पता होना चाहिए। आइए चलें, देखिए किस किस को इन्होंने किया है। एक लाइन लिख दीजिए, इसमें एससी, अब ये शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति है, आप समझ जाओगे ना अपने हिसाब से, मैं बार बार बोला नहीं जाएगा मेरे से, तो मैं एससी बोलूँगा। एससी एसटी ये शेड्यूल ट्राइब है, अनुसूचित जनजाति। ओबीसी अदर बैकवर्ड क्लासेस, इसको अन्य पिछड़ा वर्ग बोलते हैं। वे एंग्लो इंडियन, एंग्लो इंडियन के बारे में याद कीजिए, मैंने आपको बताया हुआ है, माता या पिता में से एक विदेशी हो और माता का भारतीय होना अनिवार्य है। ये एंग्लो इंडियन की परिभाषा होती है। लेटेस्ट क्या है एंग्लो इंडियन के संबंध में, हमारे सामने न्यूज़, लोकसभा में, विधानसभा में इनको जो मनोनयन का जो सिस्टम था वो बंद कर दिया गया है। कब से बंद किया गया? 2019 का संशोधन था, लागू कब हुआ था? 2020 में। ऐसे संशोधन 104, शाबाश, ऐसे आते हैं बेटा, ये मुंह जबानी याद होनी चाहिए आपको, इसमें कोई किंतु परंतु फिर देखना कैसे दिक्कत आती है, कोई दिक्कत नहीं आती है। चलो, तो ये 4 सिस्टम है, इसके संबंध में विशेष प्रावधान है। अब 2 आर्टिकल है मेरे पास, ठीक है। देखिए 2 आर्टिकल हैं, मैं बहुत इसको तरीके से बताना चाहूँगा। आर्टिकल 341 और आर्टिकल 342। 341 लैंग्वेज सेम सी है, ठीक है ना, और एक शब्द का ही फर्क है।
ठीक है, इसमें लिखिए, इसके नीचे नीचे लिखना, फिर इसके नीचे नीचे हम लिखेंगे, आनंद आएगा आपको ये, क्योंकि चीजें जब याद होती है ना तो खुशी मिलती है। इसमें लिखो 341 के नीचे लिखो, इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है, राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी राज्य राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में, ठीक है, ध्यान से, केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राज्यपाल उपराज्यपाल प्रशासक आ सकते हैं ना भाई। यूनियन टेरिटरी में कौन होता है? उपराज्यपाल और प्रशासक। स्टेट में कौन होता है? गवर्नर। तो हमने तो दोनों को लिया ना, तो राज्यपाल, उपराज्यपाल या प्रशासक की सलाह से, राज्यपाल, उपराज्यपाल, प्रशासक की सलाह से किसी जाति, जनजाति, किसी जाति, जनजाति को अनुसूचित जाति, ब्रैकेट में लिखना शेड्यूल कास्ट, अनुसूचित जाति के रूप में स्पेसिफाई कर सकता है, के रूप में स्पेसिफाई कर सकता है। अनुसूचित जाति के रूप में स्पेसिफाई मतलब विशिष्ट, स्पेसिफिकेशन क्या होता है? विशिष्टीकरण, ठीक है ना, उसको कर सकता है, स्पेसिफाई कर सकता है, ठीक है ना। आइए जी, इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि राष्ट्रपति किसी राज्य में यदि कोई जाति है, कोई भी जाति है, ठीक है ना, जैसे मान लीजिए किसी राज्य के अंदर जाट जाति है, कोई जाट जाति है, ठीक है, तो राष्ट्रपति को यदि ये लगता है कि जाटों में जो ये जाति है ये थोड़ी सी निर्बल है, तो उसको एससी में शामिल करते हैं, जिक्र कर सकता है राष्ट्रपति। और राष्ट्रपति को यदि लगता है कि कोई एसटी है, ठीक है ना, कोई एसटी जाति है जिसको एसटी का दर्जा दिया गया, उसको लगता है नहीं इसको एसटी का नहीं, इसको एससी का दर्जा दो, कन्वर्ट होता है ना, एससी एसटी में कन्वर्ट हो जाते हैं, एसटी एससी में कन्वर्ट हो जाते हैं, होता है ओबीसी में कन्वर्ट हो जाते हैं, लेकिन ओबीसी वाली बात यहाँ नहीं है, यहाँ सिर्फ एससी एसटी के लिए। राज्य या केंद्र शासित प्रदेशों में कोई भी जाति है या जनजाति है, उसको एससी के रूप में स्पेसिफाई करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति के पास होता है, ठीक है ना। होता है ना कई बार कि ये पहले एसटी में आते थे, अब ये एससी में आते हैं, इस जाति को अब एससी में शामिल कर लिया गया है, ठीक है ना। एससी जातियों में एससी की सूची में वृद्धि हुई, इसमें 3 और नई जातियां शामिल की, अखबारों में आता है ना, वो ये वाली बात, ठीक है ना। इसी तरीके से 342 के अंदर बात वही है जो आपने लिखा है, सारा सेम टू सेम डिटो लिखना है
और लास्ट में क्या लिखना है, किसी जाति या जनजाति को अनुसूचित जनजाति एसटी के रूप में स्पेसिफाई कर सकता है। ठीक है ना। तो वही बात है, यदि जैसे जाटों में कोई जाति है, लगता है वो पिछड़ी भी है, तो उसको एसटी में डाल दो, ऐसा कर सकता है, इसमें कोई हैरानी वाली बात नहीं है, ध्यान रखना। आप जानते हो कि एक राजस्थान में मुद्दा भी होता है कि, शायद मैं गलत नहीं हूं तो मुझे थोड़ा सा इधर उधर हो सकता हूं, मैं संभाल लेना, कि जो जाटों को ओबीसी का दर्जा प्राप्त है, ठीक है ना, और एक बिल्कुल जैसे बॉर्डर क्रॉस करते हो हरियाणा वाली, तो स्थितियां बदल जाती है? एनसीआर में क्या है, अच्छे तरीके से बताओ मुझे। भरतपुर और अलवर के जो जाट है उसमें किस ओबीसी माना गया है, और हरियाणा वालों को जनरल में। हाँ, ये समझ गए ना बात को। ये ऐसे क्षेत्र विशेष की बात होती है। अब यदि आपने हरियाणा में जन्म ले लिया तो आप जनरल हो, और यदि थोड़ा सा इस साइड में आ गए तो ओबीसी में आ जाओगे। तो ये मजेदार चीजें होती है ये। तो हो गया समझ में। इसके यहाँ पे लिख दीजिए, लिख दोगे क्या है? मैं थोड़ा सा बोल के बता देता हूँ, ठीक है ना। आप जल्दी जल्दी लिखना चाहो तो लिख देना। सेम वही है। इसके तहत राष्ट्रपति को यह अधिकार दिया गया है कि वह किसी राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों के संबंध में राज्यपाल या उपराज्यपाल या प्रशासक की सलाह से किसी जाति जनजाति को अनुसूचित जनजाति के रूप में स्पेसिफाई कर सकता है। बस वहां, यहां जो हमने ये अनुसूचित जाति लिखा है ना, यहां पर क्या आ जाएगा, अनुसूचित जनजाति। बस इतना ही शब्द आएगा, इतना ही आएगा ये। अब कैसे भी कर लें कोई दिक्कत नहीं आएगी। जातियों का बहुत रोड़ा चलता है, आप जानते हो, क्योंकि ये जितने भी अभी आप देखो, दो तीन दिन क्या बदमाश करते यही काम है। ये SC ST OBC कैसे मामले चल रहे हैं, हम इनको दे देंगे, अल्पसंख्यक है, तो वो जो बदमाशी करते हैं वो तो नहीं पूछते हैं, खैर, लेकिन उससे संबंध में, इसके संबंध में जो संवैधानिक प्रावधान होते हैं वो आपके एग्जाम की दृष्टि से इंपॉर्टेंट हो जाते हैं ये। चलो आइए, अब कुछ चीजें हैं, नोट डाल के लिखिए। पहला लिखिए, नोट में पहला पॉइंट लिखो, लिखिए, कोई जनजाति किसी राज्य के केवल एक भाग के लिए कोई जनजाति किसी राज्य के केवल एक भाग के लिए अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। अनुसूचित जनजाति घोषित की जा सकती है। कोई जनजाति किसी राज्य के, ठीक है ना, अनुसूचित स्पेसिफिक भाग के लिए होती है। अभी बताया ना, स्पेसिफिक भाग। हरियाणा में जाओगे तो जनरल, इधर जाओगे तो ये ओबीसी है, ठीक है। एक और बात है, ध्यान रखना, हमने ये अधिकार राष्ट्रपति को दिया है। अब देखिए, ये जो राष्ट्रपति जो SC व ST के स्पेसिफिकेशन, विशिष्टीकरण की जो सूची जारी करता है, ठीक है ना, ये तो जारी करता है, मामला संसद में जाता है तो संसद को ये अधिकार है, ये माने तो माने, ना माने तो हो सकता है निकाल दें, ठीक है ना, डिपेंड करता है उस पर। तो इसमें दूसरा लिख दीजिए, संसद को यह अधिकार दिया गया है संसद को यह अधिकार दिया गया है कि वह राष्ट्रपति के द्वारा स्पेसिफाई SC व ST की सूची में
राष्ट्रपति के द्वारा स्पेसिफाई एससी व एसटी की सूची में, स्पेसिफाई एससी व एसटी की सूची में किसी जाति को शामिल करे या ना करे, ठीक है ना, शामिल करे या ना करे। चले आइए, अब ऐसे लिखिए आर्टिकल 330, आर्टिकल 330 और इस साइड में लिखिए आर्टिकल 332। और 332। आइए 330 में लिखो, इसके तहत एससी व एसटी को लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। लोकसभा में आरक्षण दिया गया है। ये चल रहा है, वो गर्मी ज़्यादा है ना, आज वैसे भी आप जानते हो थोड़ी गर्मी ज़्यादा ही निकल गई, तो इस कारण से ये आनंद लो इसका। हो जाता है कई बार, कोई बात नहीं, प्रक्रियाएं होती है बेटा। ये जीवन में हम घर से निकलते हैं, अच्छे मूड से निकलते हैं, कोई पता थोड़ी होता है आगे क्या हो, तो जीवन है, वहाँ हाइप रहो, जैसे ही मामला हटे अपने वापस उसी मोड में आ जाओ। उसको लेके मत चलो, कभी लेके मत चलो। अब बताओ, मैं अभी पढ़ा रहा हूं, आपको लगा कि उस बात का मेरे पे कोई इफेक्ट है? नहीं, ऐसे ही आपके जीवन में होना चाहिए। जिंदगी में कुछ भी हो जाए, कितना भी हो जाए, उस पर इफेक्ट मत करो। हाँ, उससे सीखो, उससे ज्ञान लो, सीखो कि मुझे ऐसा करना है, मुझे ऐसा नहीं करना है, अब मुझे ये करना है, बस इतनी सी बात होती है। लेके मत चलो। आपका कोई रिश्तेदार कह दे तू नौकरी नहीं लग सा, उसको लेके थोड़ी चलना है, उसको वहीं छोड़ दो जहां उसने बोला था। वो वेट करता रहे आपका, लेकिन आप जाओ मत उसके पास। वो सोचता रहे कि यार क्या बात है यार, मैंने इसको ये कहा, इसने कोई जवाब ही नहीं दिया। आप सोचिए, आप किसी को बुलाते हो, ठीक है ना, गाड़ी की तो बात ये लगा है, आप किसी को बुलाते हो और वो जवाब ना दे, आपको कैसा लगेगा? मजा आ जाएगा। वो चिड़चिड़ा हो जाएगा पूरा, क्या बात है यार, सुन नहीं रहा क्या यार, तू क्या मतलब है यार इस बात का, ऐसे करेगा। फिर और मत बोलो, और फिर देखो। तो चीजों को ना छोड़ना, हाँ सीखिए। हमारी किसी से कोई दुश्मनी नहीं है, दुश्मनी नहीं है। हम किसी कैसे, हम तो नाम भी पूछ के पूछते हैं, बेटा तेरा नाम बताना रे क्या है। वो नाम पता नहीं होता तो किसी को लक्ष्मीबाई बना देते हैं, किसी को ये बेगड़ा बना देते हैं, किसी को कुछ बना देते हैं। भाई एक एक संबंध कायम हो, हमारा उद्देश्य क्यों है जी, हम क्यों चाहें। लेकिन हमारी ये थोड़ी ड्यूटी बनती है कि आप एक सही दिशा में चलो, ये ड्यूटी होती है हमारी। उस आपके जैसे माता पिता हैं, क्या करते हैं, डांट सकते हैं, मार सकते हैं, इससे ज़्यादा क्या कर लेंगे आपका, क्या कर लेंगे, इससे कुछ नहीं कर सकते, समझा देंगे आपको। वो बाद में जाकर आप कहोगे यार मेरा बापू कहता तो सही था यार, उस टाइम में यदि पढ़ लेता तो आज मैं यार यहाँ पर मजदूरी नहीं कर रहा होता। उस टाइम याद आता है, अब नहीं आता। अब तो जवान खून होता है ना, उबाल मारता है, वो उबाल मारता है, वो काम करवा देता है जो हम सोच ही नहीं सकते। तो ना तसल्ली से चीज़ों को वहीं छोड़ दिया करो, और फिर देखिए जीवन में आगे बहुत बढ़ोगे आप। और पहली बात तो इन चीज़ों पे अत्ते मारा ही मत करो, लेकिन बाई चांस जब अंत ही हो जाए तो उसका तो क्या करोगे आप। लेकिन उन चीज़ों को साथ में मत लाइए, नेगेटिविटी कभी साथ में नहीं होती, हमेशा पॉजिटिविटी लेके चलिए। तो ये आर्टिकल, ये जो एक बात ध्यान रखना यहाँ पर, ये SC ST को जो आरक्षण है, ठीक है ना, ये जो ऐसे बोलते हैं ना कि आरक्षण हटा देंगे, वैसे हटा देंगे, ये मोदी आया तो ऐसे चलते हैं। देखो ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर लिखा हुआ है, कोई कानून नहीं है।
बहुत लंबी प्रक्रिया होती है इसको हटाने के लिए, और जब तक हटाने लगेंगे तब तक तो वो 2018 वाला 2 अप्रैल याद है ही, इतने में तो हो जाएगा सारा काम। ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर है, ध्यान रखना, 330 के अंदर है। यहां देखिए, यहां ओबीसी नहीं है। ओबीसी को कितना आरक्षण दिया जाए ये स्टेट पे डिपेंड करता है, ठीक है ना। आइए इसमें लिख दीजिए, इसमें एससी व एसटी को विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। एससी व एसटी को विधानसभा में आरक्षण दिया गया है। चले, आइए ये है आपके सामने। अब मैं बात करने जा रहा हूं, थोड़ा बैकग्राउंड लेके चलूंगा, फिर आज से जोड़ूंगा। आइए नए पैराग्राफ से लिखना, आर्टिकल 338, आर्टिकल 338 इसमें लिखिए, इसमें यह बताया गया है कि एससी व एसटी के लिए, एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। एससी व एसटी के लिए एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति होगी। चलें, ये मूल संविधान में था, ठीक। लेकिन इसके बाद क्या हुआ, एक संशोधन हुआ, लिखिए 65वां संविधान संशोधन 1990। पैंसठवां संविधान संशोधन, ये संशोधन हुआ। अब इसमें क्या किया गया, इसके तहत एक आयोग बना, उस आयोग का नाम था राष्ट्रीय एससी व एसटी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति व अनुसूचित जनजाति आयोग। ये 65वें संविधान संशोधन 1990 के तहत हमारे सामने आया, ठीक है। आइए इसके बाद, आइए देखो, ध्यान से सुनना, साथ साथ लिखते जाओ क्योंकि ये थोड़ा सा लंबा चौड़ा है, फिर क्या गड़बड़ी हो जाएगी नहीं तो। राष्ट्रीय एससी व एसटी आयोग है, एक संशोधन हुआ 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत, 89वें संविधान संशोधन 2003 के तहत इनको क्या कर दिया गया, अलग अलग कर दिया गया। एक बन गया राष्ट्रीय एससी आयोग और दूसरा बन गया राष्ट्रीय एसटी आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग। तो आप समझ सकते हो कि कैसे मूल संविधान में केवल ये बात थी कि एक विशेष अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी। उस अधिकारी की नियुक्ति के बाद में जो 65वां संविधान संशोधन था 1990, उसके तहत हमने एक आयोग गठित किया, राष्ट्रीय एससी व एसटी आयोग।
फिर 2003 में हमने इस आयोग को एक संशोधन के तहत 2 भागों में बांट दिया, अलग अलग कर दिया। भाई एससी का देखोगे, एससी का, एसटी का देखोगे। ये बात हो गई हमारे यहाँ। वर्तमान में ये चलता है, वर्तमान में ये है, ठीक है ना। हाँ वो नहीं, वो भी चलता है, मतलब ये सिस्टम चलता है। समझ में आई बात सारी? दोनों अपने अलग तरीके से काम करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इसका गठन 2004 में, इसका गठन 2004 में, ठीक है। आइए, ये जो है इस संवैधानिक संस्था है, आर्टिकल 338 में इसका उल्लेख है, और इसका उल्लेख आर्टिकल 338 कै में है। तो कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी हो गई है। चलिए, अब इसकी संरचना क्या होती है, इसकी स्ट्रक्चर क्या होती है, ठीक है। और इसकी स्ट्रक्चर दोनों की सेम होती है, ध्यान रखना। संरचना दोनों की सेम होती है। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और सदस्य। एक अध्यक्ष होता है, एक उपाध्यक्ष होता है, और सदस्य। अध्यक्ष, उपाध्यक्ष और सदस्य। चलिए, ये जो अध्यक्ष है छोटी मोटी बात नहीं होती है, कैबिनेट मंत्री का दर्जा होता है, मतलब के समान। मंत्री ना बना देना कहीं इसको, मतलब जो फैसिलिटी कैबिनेट मंत्री को मिलती है वो फैसिलिटी इसको मिलती है, ध्यान रखना। और इसको क्या होता है, राज्य मंत्री के समान दर्जा होता है। और ये भारत सरकार के सचिव के समान दर्जा होता है। भारत सरकार को जो सचिव होता है ना, उसके समान दर्जा होता है। अब सेम डिटो ये घर पे जाके लिख दोगे क्या इधर, ठीक है ना। ये सेम डिटो घर पे जाके लिख देना। एससी आयोग की स्ट्रक्चर और एसटी आयोग की स्ट्रक्चर सेम है, ठीक है ना। थोड़ा समय बताओ, घर पे जाके कर देना ये, ठीक। चलें, आइए। ये जो बने हैं अध्यक्ष, ये है किशोर मकवाना। ये लेटेस्ट है, ध्यान रखना, मार्च 2024 से। ये करंट का है, किशोर मकवाना, मार्च 2024, किशोर मकवाना ये बने हैं। और जो एसटी के है वो यहाँ सारी चीज़ें लिखने के बाद आप लिख देना अंतर सिंह आर्य, ठीक है ना। या अंतर रहेगा, इंग्लिश मीडियम के बच्चे ध्यान रखें, डिफरेंस मत कर देना इसको। अंतर सिंह, ये लेटेस्ट है। अब ये बदले तो आपको करंट में ध्यान रखना पड़ेगा, अपडेट रखना पड़ेगा, और कुछ नहीं बदलेगा और सेम रहेगा। नाम बदल सकते हैं, और नाम बदलेंगे तो बाकायदा ये आपके आएगा न्यूज़पेपर के अंदर, अच्छे तरीके से आएगा, इसलिए दिक्कत आती नहीं है। चले,
ये बात समझ गए SC/ST आयोग के बारे में? चलो आइए, अब आइए आर्टिकल 340। ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट, अभी मैंने कई बार इसका जिक्र भी किया है, याद कीजिए। करंट जीके में भी कई बार बताता हूं और ये बहुत बार आता है। बताएगा कोई? राष्ट्रपति आयोग का गठन कर सकता है, तो इसमें लिख दीजिए इसके तहत राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की दशाओं मतलब कंडीशन व कठिनाइयों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आयोग का गठन कर सकता है। पिछड़े वर्गों की दशाओं व कठिनाइयों का इन्वेस्टिगेशन करने के लिए आयोग का गठन कर सकता है। चले, नई लाइन से लिखिए, अब तक 2 आयोग गठित किए जा चुके हैं। अब तक 2 आयोग गठित किए जा चुके हैं। सबसे पहले लिखिए काका कालेलकर आयोग। ये गठन किया गया था 1953 में, पहले मैंने बताया भी हुआ है। इसने अपनी सिफारिश भी दी थी, लेकिन उसका इतना कोई प्रभाव नहीं पड़ा था, ठीक है ना। काका कालेलकर आयोग पिछड़े वर्गों किया था, बाद में इसका कुछ वैसा हुआ नहीं, लेकिन बाद में एक आयोग गठित किया गया, मंडल आयोग। ये जो मंडल आयोग है इसका गठन किया गया था 1980 में। इसके अध्यक्ष थे बीपी मंडल। लिखिए, इस आयोग ने सरकारी सेवाओं में पिछड़े वर्गों के लिए पिछड़े वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। वर्गों के लिए 27% आरक्षण की सिफारिश की थी। और जो 27% आरक्षण जो लागू हुआ था ओबीसी के लिए, ये हुआ था 8 सितंबर 1993। ये है, ठीक है। अब ये लागू हो गया 27%, तो यहीं पर ही क्या हुआ, एक पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। एक कानून के तहत लागू करना है तो कानून बनाना पड़ेगा ना, तो लागू के नीचे लिखो, इसके लिए 1993 में एक एक्ट के तहत 1993 में एक एक्ट के तहत
एक एक्ट के तहत पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया। पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया तो 27% आरक्षण मिलने लग गया। अब ये बात कहां थी? कानून के अंदर। क्या ये बात संविधान में थी? संविधान में नहीं थी ये बात, कानून के तहत इनको दे दिया गया। और कानून बनाने का अधिकार किसको होता है? विधानमंडल या संसद को, या सरकार कह दीजिए, उसको अधिकार होता है। इसका मतलब वो उसके अंदर फेरबदल कर सकती है। ठीक है। अब जो SC ST है उनको आरक्षण कहां दिया गया है? संविधान में। ये अंतर होता है, हमेशा ध्यान रखना। SC और ST को जो आरक्षण है वो संविधान के तहत है, जबकि OBC को जो आरक्षण है वो कानून के तहत है। ठीक है, ठीक है। बाद में सिनेरियो बदला, उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया आयोग को, वो एक अलग बात है। आइए, अब यहां तक आपको समझ में आ गया होगा। उसके बाद आया, लिखिए, संबंधित संशोधन। एक संशोधन हुआ 102वां, ब्रैकेट में लिखना 123वां। संविधान संशोधन 2017। आप कई जगह 18 पढ़ोगे, वो इसलिए पढ़ोगे क्योंकि ये जो लागू हुआ था ये 2018 के अंदर हुआ था। ठीक है। 102वां संविधान संशोधन भी लिखा मैंने, 123वां संविधान भी संशोधन भी लिखा, जानबूझकर लिखा है। ये दो आपको पढ़ने को मिलेंगे। इसका अर्थ ये होता है कि इस समय तक 2017 तक, ठीक है ना, अब तो 126 तक हम पहुंच चुके हैं। इस समय तक 2017 तक भारतीय संविधान में कुल 123 संविधान संशोधन बिल पारित किए जा चुके थे, जिनमें से 102 पारित हो गए थे। ठीक है ना, कानून बन गए थे, बढ़िया हो गया था उनका, मतलब पूरी प्रक्रिया में आ गए थे 102। और टोटल हमने 123 पेश किए थे। ठीक है ना, 123 में वो थे जो अपारित थे, लागू नहीं हुए। ठीक है, और जो 102 है वो लागू हुए थे। इसका मतलब ये होता है। तो इसमें लिख दीजिए, इसमें लिखो, इसके तहत भारतीय संविधान में, इसके तहत भारतीय संविधान में 2 नए आर्टिकल जोड़े गए। दो नए आर्टिकल जोड़े गए। 2 नए आर्टिकल जोड़े गए। पहला लिखिए, आर्टिकल 338B। इसमें लिखो, ये बहुत महत्वपूर्ण है। ठीक है ना, इसके तहत पिछड़ा वर्ग आयोग को, पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा दिया गया, कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस दिया गया। बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है ये। मतलब 2018 से पहले पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा प्राप्त नहीं था, 2018 के बाद हुआ है। चलें, लिखिए क्या हुआ इससे, ब्रैकेट में लिखना, इससे आयोग को सिविल कोर्ट के अधिकार मिल गए। संवैधानिक दर्जा मिलने से क्या हुआ? ऐसी कौन सी बड़ी बात हो गई? सिविल कोर्ट के अधिकार मिल गए। क्या होता है सिविल कोर्ट? सिविल क्या होता है? आप बहुत बार पढ़ते हो, समान सिविल संहिता। सिविल क्या होता है? कहते हैं ना सिविल मामला। एक तो कोर्ट में जाने का अधिकार मिल गया सिविल के मामले में। सिविल में क्या होता है? जैसे विवाह के संबंध में हो गया, संपत्ति के संबंध में हो गया, मुख्य रूप से ये 2 आते हैं।
ठीक है ना, वो मामले आते हैं, सिविल मामले, कभी नाम सुना होगा आपने। नेक्स्ट लिखिए आर्टिकल 342A, आर्टिकल 342A, ये दूसरा आर्टिकल जुड़ा। इसमें लिखो, इसके तहत लिस्ट ऑफ ओबीसी, मतलब अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची, लिस्ट ऑफ ओबीसी, लिस्ट ऑफ ओबीसी का फैसला करने का अधिकार, का फैसला करने का अधिकार आयोग को दिया गया, आयोग को दिया गया। ठीक है, मतलब कौन सी जो जाति है आयोग ओबीसी में आएगी, वैसे आएगी, ये किसको राइट्स दे दिया गया? आयोग को दे दिया गया। ठीक है ना, लिस्ट ऑफ ओबीसी, इसको राइट्स दे दिया गया। वो एक अलग बात है, आयोग का गठन जो राष्ट्रपति करता है वो उसकी दशाओं की जांच के लिए करता है, कठिनाइयों की जांच के लिए करता है किसी जाति के लिए। आगे फिर देखो, संसद भी अड़ंगा लगा सकती है, शामिल करे ना करे, लिखाया था ना नोट डाल के, ये है। चलिए जी, नई लाइन से लिखिए, सितंबर 2017 में, सितंबर 2017 में ओबीसी में, ओबीसी में क्रीमी लेयर, ओबीसी में क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई। क्रीमी लेयर 6 लाख से बढ़ाकर 8 लाख कर दी गई, 8 लाख कर दी गई। ठीक है, मतलब पहले जो 6 लाख जो कमाता था वो ओबीसी में आरक्षण नहीं प्राप्त कर सकता था, लेकिन 2017 के बाद में जो 8 लाख कमाता है वो भी आरक्षण प्राप्त नहीं कर सकता। ठीक है ना, ये है, मतलब ये एक लिमिट बना दी है। ठीक है ना, जैसे SC ST में आप देखते हो IAS का लड़का भी आरक्षण ले रहा है और मजदूर का लड़का भी आरक्षण ले रहा है। समझे बात को? ये चीजें हैं सारी, आप समझ गए होंगे मेरी बात को। चलिए जी, अब लास्ट बात करेंगे। हमारे सामने एक शब्द आया, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग। नेशनल बैकवर्ड क्लासेस कमीशन, पिछड़ा वर्ग आयोग। इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं है, वही स्ट्रक्चर है इसकी। अध्यक्ष है, उपाध्यक्ष है, और इसमें जो सदस्य हैं वो 3 होते हैं। ये सेम यही है सारी चीजें, नियुक्ति वगैरह सब ये राष्ट्रपति को है, कार्यकाल वगैरह। इसके जो अध्यक्ष है हंसराज गंगाराम अहीर, एक ही नाम है, ये ध्यान रखना। नहीं, वो कई बार क्या हो जाता है कि सर वो आपने लिखा दिया था, मैंने वहाँ गंगाराम पे 2 नंबर लगा दिया है। तो हंसराज गंगाराम अहीर ये है। तो ये है बेटा आपके ओबीसी आयोग हो गया, SC आयोग हो गया, ST आयोग हो गया। मेरे हिसाब से मैंने आपको बहुत महत्वपूर्ण बात बताई है। आगे आप इसका किसके साथ न्याय करते हो ये आप पर डिपेंड करता है। बहुत महत्वपूर्ण है। SC ST OBC आरक्षण को लेकर वर्तमान में मुद्दा गरमाया हुआ है ना सारा। ये उसको दे देंगे, उससे ले लेंगे, वहाँ दे देंगे, वहाँ से ले आएंगे, जो भी आप चल रहा है सारा मामला, तो उसको आधार बनाकर फिर ये क्वेश्चन बन जाते हैं। ठीक है, यहाँ आपको विशेष रूप से जो मैंने एक आर्टिकल बताया, देखिए, एक तो आप इस आर्टिकल को टिक कर सकते हो। 338B के तहत ओबीसी आयोग को
ये संवैधानिक दर्जा दिया गया है, ठीक है ना। और ये संशोधन वगैरह तो शायद ये अब देखो थोड़े पुराने हो गए हैं। एक जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, मंडल आयोग का पूछा जाता है बहुत बार, इसको कभी मत भूल जाना। 340 को, राष्ट्रपति पिछड़े वर्गों की कठिनाइयों, ठीक है, उनकी कोई समस्याएं हैं या उनकी जो कंडीशन है उसकी जांच के लिए एक आयोग का गठन कर सकता है, जैसे काका कालेलकर आयोग हो गया, मंडल आयोग हो गया। इन्हीं की सिफारिशों पर पिछड़ा वर्ग आया था और इन्हीं की सिफारिशों के आधार पर 27% आरक्षण मिला है। ये है सारे। चलिए जी।